Hello students, how are you all well? Welcome back to our channel सीखो फिजिक्स। हम कर रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज है हमारा लेक्चर नंबर 31 और शुरुआत करते हैं इस प्यारे से लेक्चर की एक प्यारे से थॉट के साथ, एक प्यारे से विचार के साथ। जरा देखिए क्या है विचार। लाइफ इज लाइक अ बाइसिकल, टू मेक बैलेंस यू हैव टू कीप मूविंग। लाइफ एक बाइसिकल की तरह है, अगर आपको उसमें बैलेंस बनाना है, संतुलन बना के चलना है आपको। ट्यूशन का भी देखना है, जेई दे रहे हो तो जेई देखना है, नीट दे रहे हैं नीट का देखना, स्कूल का भी देखना है, घर वालों की अपेक्षाओं पर भी खड़े उतरना है, हर चीज़ में आपको आगे रहना है ना, टीचर्स की, सभी को बैलेंस बना के आपको चलना पड़ेगा। अगर आप बैलेंस बनाना चाहते हो बाइसिकल की तरह, अगर आप बैलेंस बनाना चाहते हो तो आपको हमेशा चलते ही रहना पड़ेगा, रुकना नहीं पड़ेगा, आपको चलते ही रहना पड़ेगा। मतलब चलते रहने का मतलब ये नहीं है कि बाइसिकल पे कुछ बच्चे बाइसिकल पे बैठ के गए हम चलते रहेंगे फिर तो पता क्या होगा। तो भाई चलने का मतलब है कि आपको रुकना नहीं है, हर चीज़ पे थकना नहीं है, बस जो भी चीज़ कर रहे हो उसको करते रहना है हमेशा के लिए। ओके बच्चों, तो करते हैं शुरू हम अपना टॉपिक। आप इसको लीजिए, अपने माइंड में कर लीजिए इसे स्कैन। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो बच्चों पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफिनाइट लॉन्ग वायर। तो बच्चों हम क्या करने वाले हैं, एक वायर लेने वाले हैं, थिन होगी, पतली होगी और इनफिनाइट होगी, कितनी दूर तक जा सकती है वैसी वायर लेंगे। उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हम फाइंड करेंगे। तो बच्चों करते हैं इसको फाइंड। बड़ा इजी सा टॉपिक है, दिखने से इजी या मुश्किल लगता है लेकिन है बड़ा इजी। तो करते हैं शुरुआत इस टॉपिक की एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। तो चलो, तो बच्चों हम लेंगे एक प्यारी सी वायर। ये हमने ले ली प्यारी सी वायर, इस पे ऐसे करके चार्ज पड़ा है ना, कैसे भी हो सकता है, हम ऐसे ले लेते हैं ना, मान यहाँ पे चार्ज पड़ा है। और बच्चों मेरे को बताओ ये क्या चार्ज इनक्लोज है, क्या ये इनक्लोज चार्ज है? लेकिन गॉसियन लॉ में तो इनक्लोज चार्ज होता था, तो ये तो इनक्लोज नहीं है। तो फिर बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो बच्चों बताओ कौन सा गॉसियन सरफेस बनाओगे, यहाँ पे कौन सा बनाओगे, सिलेंडर बनाओगे, सिलेंडर। तो बच्चों बना दो यहाँ पे सिलेंडर, इससे चार्ज क्या हो गया, एनक्लोज हो गया। ठीक है बच्चे, ये हो गया हमारा। देखो एक वायर लेंगे जिसकी हम लेंथ मान लेते हैं एल, ठीक है, एल लेंथ की वायर है, उस पे ऐसे चार्ज इनक्लोज पड़ा है, इनक्लोज नहीं है ऐसे पड़ा है चार्ज। इसको इनक्लोज करने के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं गॉसियन सरफेस, और हमें बताया कि गॉस लॉ लगाने के लिए हमें गॉसियन सरफेस तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, हमने वो तो ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले इसके बारे में लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, कंसीडर थिन इनफिनाइट लॉन्ग वायर, कंसीडर थिन इनफिनाइट, और थाई ने लिख दिया मैंने, थिन इनफिनाइट लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ एल एंड हमने और क्या किया, हमने एक क्या किया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करा। वी हैव ड्रॉन अ cylindrical Gaussian surface, cylindrical Gaussian surface, cylindrical Gaussian surface। ओके, अब बच्चे देखो इसमें हम क्या करने वाले हैं, व्हाट टीच आर एम टू डू। अब देखो जो सिलेंडर है, अगर कुछ बच्चों को याद हो प्रूफ वाले जो 2 वीडियोस थे,
उसमें मैंने बताया था कि जो स्फीयर है वो सिंपल है, वो हर जगह पे सेम है, लेकिन जब सिलेंडर की बात करें, जब हम सिलेंडर की बात करें तो यहाँ पे कर्व्ड है, यहाँ पे कर्व्ड है, और यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल जैसा है। तो इसके हमें अलग अलग भाग लेने पड़ेंगे। तो इसके 3 भाग हो गए, ये अलग और ये। हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इसका छोटा छोटा सरफेस एरिया ds लेंगे। ठीक है ना, ये तो बच्चों को पता है कि हम ds सरफेस एरिया लेते ताकि हमें फुल सरफेस एरिया बाद में मिल जाए बच्चों, लास्ट में हमें क्या मिल जाए, सरफेस एरिया मिल जाए। तो बच्चों देखो, इधर से हम लेते हैं इस तरह से सरफेस, ये हमारा ds सरफेस होगा, इधर से भी ले लो सरफेस, ds सरफेस होगा, ये भी ds होगा, और बच्चों यहाँ पे भी एक सरफेस लेंगे हम ds। ठीक है, और इसको हम क्या देते हैं, ये हमारा है सेक्टर नंबर 1, दिस इज द सेक्टर नंबर 2 एंड दिस इज द सेक्टर नंबर 3। यहाँ पे लिख दो, we will study the electric field due to that wire by making 3 sections, by making 3 different sections as shown above, as shown in the figure. 3 different sections as shown in the figure। तो बच्चों आज मेरी राइटिंग बहुत ही गंदी हो रही है, दोनों वाई, बट बच्चों मैं आपको एक बार बोल के बता देती हूँ, ऐसे भी मैंने सारा बोल के ही लिखा है, तो एक बार मैं और बोल के बता देता हूँ। इतनी सुंदर राइटिंग मैंने आज नहीं करा है, मुझे नहीं लग रहा किसी को कुछ भी समझ आ रहा है। कंसीडर थिन इन्फिनाइट लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ L। हमने एक इन्फिनाइट लॉन्ग वायर लिया है जिसका लेंथ L है। वी हैव ड्रॉन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। हमने इस चार्ट को इनक्लोज करने के लिए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करा है। We study the electric field due to wire by making 3 different sections as shown in figure। हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर के लिए तभी स्टडी कर सकते हैं अगर हम 3 डिफरेंट सेक्शन बनाएं, और वो हमने बना दिए हैं, और जैसा कि फिगर में दिख रहा है। ठीक है, ये बच्चों आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो, अब साथ में देखो, E be the electric field, आपको लिखना होगा E be the electric field for each sector। Let E be the electric field for each sector and for each sector, and theta be the angle between, the electric field and the area vector of each sector, and theta be the angle between the electric field, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ये लिख देती हूँ, and the area vector for each section। ठीक है, अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, कि हम बोल रहे हैं कि सभी सेक्शंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो E है, और जो एरिया वेक्टर और E के बीच में जो एंगल है ना उसको हम थीटा मान रहे हैं। ठीक है, यही हमने नीचे लिखा, लेट E be the electric field for each sector and theta be the angle between E vector and the area vector for each section। तो बच्चों मैं इसको कर रही हूँ, अब you can take the screenshot or you can note it down। तो बच्चों आगे देखिए, हम ना अब क्या करेंगे, अब ये 3 सेक्टर के लिए E और डायरेक्शन देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे, और क्या देखेंगे, एरिया वेक्टर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर ये चार्ज ऐसे पड़ा है पॉजिटिव
तो इसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस ओर होगी? इधर को होगी ना, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ये आपका एरिया वेक्टर है ना, ये आपका एरिया वेक्टर है, तो किधर को होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन? ऐसे पड़ा आपका एरिया ये, तो इधर को होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो ये बच्चा होगी आपकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, परपेंडिकुलर होता है ना हमेशा, ठीक है। ये हमारी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई, यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की हो गई, यानी कि थीटा यहाँ पे क्या हो गया, ये बच्चे मैं रब करी हूँ, आपको पता है क्या है अभी, ये क्या नाम है इसका, आपने पहले नोट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये एन कैप एरिया वेक्टर, ये देखो ना एरिया वेक्टर इधर को ही आएगा, इधर को, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो पॉजिटिव से नेगेटिव होती तो ये भी देखो, तो थीटा कितना हुआ 0 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस साइड आ रहा है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर को, ठीक है, ये एन कैप हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर को, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो बच्चों मैंने ये टाइटल रब करी, मुझे बड़ी इरिटेशन हो रही है इससे, मुझे गंद सा लग रहा है, आप दोबारा देख लेना, ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ एक बार, बड़ा इरिटेशन हो रहा मुझे इससे, ठीक है। अब ठीक है, हाँ अब मुझे सफाई लग रही है, ठीक है। अब देखो एक बार फिर से, जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो तो इधर ही होगी ना, परपेंडिकुलर। अब देखो ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर ही होगा, ई का डायरेक्शन भी, ई और एन कैप दोनों इधर ही है। एन कैप हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो बच्चों एक चीज और देख लो, कुछ बच्चे बोलेंगे ये आप ले रही हो, ये आपका एरिया तो ऐसे परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए था। तो बच्चों एरिया हम ये सारा ले तो यही परपेंडिकुलर है, ये है एरिया वेक्टर, लेकिन अगर हम ये एरिया ले रहे हैं तो इसका परपेंडिकुलर तो यही होगा ना, इधर को, ठीक है। समझ रहे हो, अगर हम ये एरिया लेते तो होता, अगर ये पूरा एरिया लेते तो इसके परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आती, लेकिन जब इतना सा एरिया ले रहे तब तो यही होगी डायरेक्शन इसकी। बच्चे वही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे होगी, अब देखो इधर की बात कर रहे हैं तो इधर की भी तो इधर की और ही होगी डायरेक्शन, तो इधर की और होगी, ये एन कैप, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती तो वो तो ऊपर की तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे थीटा कितना हुआ 0 डिग्री, दोनों एक ही जगह पे है, थीटा 0 डिग्री। यहाँ पे थीटा कितना हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री हुआ थीटा, है ना, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है ना, थीटा कितना हुआ 90 डिग्री। अब यहाँ पे मेरे को बताओ, यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर को, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को, थीटा कितना 90, ठीक है। अब देखो, अब नेट फ्लक्स कैसे लिखेंगे, नेट फ्लक्स हम तीनों के लिखेंगे, तीनों सेक्शंस के लिए, नेट फ्लक्स इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन लगाएंगे, ठीक है। हम लिखेंगे नीचे पार्ट 1 पार्ट 2, ये हमारा 1 था ना, वो 2 था, ये 3 था, ठीक है ना, ये थर्ड है, ये सेकंड है, ठीक है। 1 के लिए ई डॉट डी एस, फिर प्लस, अब हम लगाते हैं सरफेस इंटीग्रल, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था बच्चों, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, बच्चों वही लिख रहे हैं, कुछ नहीं लिख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के लिए साथ में ऐड करके जो इसकी वही होगा हमारा नेट फ्लक्स, बच्चों वही कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बस नेट फ्लक्स को हम सॉल्व करेंगे, फिर इसको बाद गॉस लॉ लगा देंगे और उसको इक्वेट कर देंगे, बस इतना सा काम है। नेट फ्लक्स, फ्लक्स क्या होती थी, ई डॉट डी एस ही होती थी ना, तो वही लिख रहे हैं, बस 3 जगह लिख रहे हैं क्योंकि हमने 3 सेक्शन दिए हैं, 3 सेक्शन दिए ना, इसलिए 3 जगह लिख रहे हैं, ई डॉट डी एस, फिर तीसरा भी थर्ड ई डॉट डी एस, देखा बच्चे तीनों के लिए लिख दिया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फ्लक्स की वैल्यू अगर नहीं पता तो जाके पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला लेक्चर देख के आओ, टाइप कीजिए सीखो फिजिक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आपको मिल जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिख देना, साथ में सीखो फिजिक्स लिख देना, ठीक है। ये देखो, ये फर्स्ट सेक्शन के लिए लिख दिया, ये सेकंड सेक्शन के लिए, थर्ड सेक्शन के लिए, ई डॉट डी एस ही होता था ना इसकी वैल्यू, तो इसलिए। अब देखो आगे क्या, अब डॉट प्रोडक्ट को तोड़े तो क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा
प्रोडक्ट में कॉस थीटा लगता है ना, वही लगाया। सरफेस इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल लगाएंगे सेकंड पार्ट के लिए या थर्ड पार्ट के लिए। अब इसमें थीटा की वैल्यू लिख दो। फर्स्ट पार्ट के लिए थीटा कितना है 90, तो थीटा 90 लिख दो। सेकंड पार्ट के लिए थीटा कितना है, ये है हमारा सेकंड पार्ट 90, थीटा कितना हुआ 90। थर्ड पार्ट के लिए थीटा देखो कितना है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री लिख दो। अब वैल्यू पुट करनी है। सरफेस इंटीग्रल फर्स्ट पार्ट ई डी एस कॉस 90 प्लस, अब यहाँ पे थीटा की जगह 90 पुट कर दिया, ठीक है ना। अब फिर से सरफेस इंटीग्रल ई डी एस कॉस 90, फिर से 90 पुट कर दिया, ये सेकंड सेक्शन के लिए था। प्लस अब थर्ड सेक्शन के लिए ई डी एस कॉस 0, तो बच्चों कॉस 0 1 होता है, ये बचेगा हमारे पास, ये तो 0 होने वाला है, कॉस 90 0, ये भी देखो कॉस 90 0। अरे ये देखो बस हमने क्या किया, नेट फ्लक्स होता क्या था ई डॉट डी एस, हमने 3 सेक्शन लिए थे, तीनों के लिए लिख दिया। फिर उसके बाद थीटा लगा दिए, इनके कॉस थीटा में स्प्लिट कर दिया, डॉट प्रोडक्ट ई डी एस कॉस थीटा होता है, तीनों को ई डी एस कॉस थीटा लिख दिया। साथ में नीचे थीटा की वैल्यू लिख दी, थीटा यहाँ पे 90 था, वहाँ पे 90 था, यहाँ पे 0 था, वो लिख दिया। अब वैल्यू पुट करी, कॉस 90 0 होता है, कॉस 90 0 होता है, तो ये दोनों तो उठ गए, बचे क्या ये कॉस 0 1 होता है, तो क्या आ गया ई डी एस। यानी कि अगर नेट फ्लक्स को हम 5 बोल रहे हैं, अगर नेट फ्लक्स को हम 5 बोल रहे हैं, तो 5 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 की वैल्यू क्या है, सिर्फ ये ई डी एस, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस। तो बच्चों बड़ी बार बता चुकी, ई बाहर आ जाएगा क्योंकि ई कांस्टेंट है, क्योंकि डी के साथ अकेला ऐसे ही लगा है, तो ऐसे वही पार्टिसिपेट करते हैं इंटीग्रेशन में जो डी के साथ लगे होते हैं। तो ऐसा तो हमारे पास है, तो ई को बाहर ले लेंगे, और इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज ऑलवेज एस, पाई इक्वल्स टू ई इंटू एस। डी एस का इंटीग्रेशन ऐसा होता है क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स भी क्या होगा, एस होगा। अब बच्चों देखो, अब एस क्या है, एस क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब देखो अगर बच्चों को पता हो, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है, और ये इसके दो साथ में सर्कल के एरिया गिने जाते हैं, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। ये कर्व सरफेस होता है, टोटल होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस ये दोनों सर्कल का 2 पाई आर स्क्वायर होता है, वो टोटल सरफेस एरिया होता है। अरे कर्व सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एच होता है ना, 2 पाई आर एच। हाइट क्या है, यहाँ पे लेंथ है एल। अरे मैं लिख के देती हूँ, यहाँ पे लिख दूँ बच्चों, टी एस ए, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है हमारे पास 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अगर CSE की बात करें, कर्व सरफेस एरिया, हमारे पास देखो इनके कारण कोई फील्ड नहीं आ रही, ये मिट गया, तो कर्व सरफेस एरिया इतना होता है, और इस सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, इस सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन खाली अगर इतना देखे, इतना से इतना, तो ये क्या होता है CSA क्या होता है 2 पाई आर एच, जहाँ पे एच क्या है हाइट, यहाँ पे क्या ले रहे हैं लेंथ एल, लेंथ ऑफ द वायर। तो बच्चों यहाँ पे एस क्या है, एस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। पता चला कर्व क्यों है, क्योंकि ये जो दोनों है, ये दोनों तो है नहीं, इसी के कारण तो फील्ड आ रही है, तो इसी का एरिया लेंगे, ये थोड़ी आ जाएगा, इसके कारण तो 0 फील्ड है, ये तो मिट्टी गया ना, ये वाला फैक्टर मिट्टी गया, तो इसके कारण नहीं हम लिखेंगे, सिर्फ इसी के कारण फील्ड आ रही है, तो यही वाला लिखेंगे। ये कर्व सरफेस एरिया के लिए एस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अब ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, यहाँ पे एच की वैल्यू क्या है, एच क्या होती थी, हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब सिलेंडर की हाइट यहाँ पे एल जितनी है, लेंथ के बराबर, लेंथ ऑफ द वायर के बराबर, तो 2 पाई आर एच
ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे बच्चों, इसको मैं करना चाहती हूँ जब, तब तक आप इसे देखो, इसका हैव स्क्रीनशॉट ऑफ इट सो दैट आई कैन रब इट। ओके बच्चों, आई एम रबिंग इट नाउ। तो बच्चों मैं ये भी रब कर रही हूँ, ये जो है ना इसकी डायग्राम वो भी रब कर रही हूँ, क्योंकि बिकॉज आई डोंट नीड इट नाउ। ये हमारे पास नेट फ्लक्स की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, गॉसेस लॉ लगाएंगे। गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉसेस लॉ क्या था, गॉस लॉ, अरे गॉस लॉ क्या था, फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे था ना, फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये दोनों फाई फाई दोनों सेम है, तो इसको हम लिख लेते हैं 1, इसको लिख लेते हैं 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 कर दें, 1 एंड 2। तो बच्चों ये दोनों सेम है, ये भी फाई तो ये भी फाई, दोनों एक साथ इक्वेट कर दीजिए। 2 पाई आर एल इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसकी राइट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड हमने क्या कर दी, इक्वेट कर दी। अब हमें ई इंटू 2 पाई आर एल था, यहाँ पे ई नहीं लिखा मैंने, ये ई भी लगा दी। अब हमें ई की वैल्यू चाहिए थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आउट करना था ना, तो ई यहाँ पे ई रख लेते हैं, बाकी सारा नीचे भेज देते हैं। ई ये सारा नीचे भेज दे, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, ये बन गया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बच्चों, अगर किसी बच्चे ने वो देखा है लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला कंसेप्ट, उसमें था लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर नहीं देखा ना कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला देख के आओ। इसमें भी ऐसे ही है ना, इसमें भी मतलब कि चार्ज जो है, मतलब कि चार्ज बिखरा हुआ पड़ा है, सारी जगह चार्ज पड़ा हुआ है, कॉन्टिन्यूसली पड़ा है, पर बिखर के पड़ा है, कितना सारा पड़ा है, एक पर्टिकुलर एक चार्ज नहीं पड़ा, बिखर के कितना सारा कॉन्टिन्यूसली चार्ज पड़ा। तो बच्चों उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेंसिटी वाली टर्म्स लेते हैं। मैंने ये पिछले लेक्चर में बताया था कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले में, तो मैंने बताया था जब अगर लाइन में चार्ज हो, इसमें लाइन था ना, ये देखो ऐसे सीधी लंबी वायर जा रही थी, लाइन में चार्ज हो तब लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज होता है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ऐसे, बिकॉज लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई एल होती है इसकी वैल्यू, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो बस इसको इंट्रोड्यूस करने वाले, क्यू बाई एल यहाँ पे पुट करने वाले, ई इक्वल्स टू क्यू बाई एल, यानी कि क्यू बाई एल को लैम्डा पुट कर दिया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो बच्चों ये होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें चाहिए थी। ठीक है बच्चों, यही है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बच्चों यहाँ पे मेरी बात सुनो, मैंने कल भी बताया था, यहाँ पे देखो चार्ज हो, वो देखो जब हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो एक यहाँ पे पहुंचना, एक यहाँ पे पहुंचा, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ये इजी है। और देखो कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे चार्ज बिछा पड़ा है, ये एक लाइन चार्ज है, मानो वायर है, तो इस पर कॉन्टिन्यूसली चार्ज पड़ा है, तो यहाँ पे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज करते हैं। ऐसे हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ा था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ा था, लेकिन ये लाइन चार्ज था, इसलिए इसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो हमने लिखा लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ इसकी वैल्यू होती थी, तो हमने वही लिखा है। और मैंने इसका एक और एप्लीकेशन बताया था कि पूरा नेट चार्ज निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, डी क्यू को इंटीग्रेट करके फिर निकालते हैं। तो बच्चों हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम नेट चार्ज क्यू लेकर चल रहे थे, हम नेट चार्ज क्या मान के चल रहे थे, क्यू। हमने ना कुछ नहीं करा, हमने नेट चार्ज क्यू मान लिया, हमने माना कि जितना भी उस पर कॉन्टिन्यूसली चार्ज पड़ा है वो क्यू है। ठीक है, वो हम जब हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे या फिर जब हम ऐसा कुछ रिजल्ट निकालना होगा तब हम नेट चार्ज उस अपनी वैल्यू के हिसाब से निकाल लेंगे। अभी हम नेट चार्ज क्यू लेकर चल रहे, तो आगे हमारे पास लैम्डा अपॉन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, हम सीधा लैम्डा निकालेंगे, हम चार्ज क्यू निकालेंगे, यहाँ पे तो हमें लैम्डा ही निकालने की जरूरत है।
हमें लैम्डा ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने क्यू मिटा दिया, क्योंकि हम क्यू लिख नहीं सकते थे, बिकॉज आप मैं कर सकते हो कितना चार्ज पड़ा था, इन्फिनाइट लॉन्ग वायर थी, हम तो लेकर चले ना क्यू होगा, है ना। तो इसलिए हमने लैम्डा को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा। ऐसे कोई जरूरत नहीं थी लैम्डा की, अब जरूरत है। क्यों? क्योंकि अब देखो यहाँ पे टोटल चार्ज पड़ा है, इन्फिनाइट वायर है। अभी भी हम बोल नहीं रहे कि वायर खत्म हो गई है, वहां पे हमने मान लिया कि यहाँ पर हमने मेजर कर लिया। अगर इन्फिनाइट लॉन्ग वायर, तो हम चार्ज को कैसे मेजर कर सकते हैं? तो हम क्या लेते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इनकी हेल्प लेते हैं। तो वो कैलकुलेट करके मिलती है हमें न्यूमेरिकल्स में, तो इसलिए हम इसमें यूज कर रहे हैं, ताकि हम इस चार्ज का जो है ना, इसको खत्म कर सके इस एक्सप्रेशन में से, ठीक है। तो ये था जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, लिख सकते हो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज लॉन्ग वायर, ड्यू टू लॉन्ग चार्ज वायर, ठीक है। आप ये लिख सकते हो। Okay बच्चों, that is it for today. Hope you like the video and understand every concept in this video. So please like, share and subscribe to my channel Seek for Physics. If you have any doubt, you can comment below. Please also press the bell icon as well. Thanks for watching. Bye.